हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द सीपीए प्रेप। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो एक छोटी क्लास है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज के सारे जब कार्बन CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो टोटल हमें एटीपी का कितना गेन होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि एग्जैक्टली अगर हमें 30 या 32 एटीपी मिल रहे हैं, देखो पुरानी बुक्स में कहीं कहीं पर 36 या 38 एटीपी लिखा होगा, लेकिन जब से हमने प्रोटॉन मोटिव फोर्स के अकॉर्डिंग एटीपी फॉर्मेशन की बात की है, तब से हम लोग बात करते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या तो हमें 30 एटीपी देगा या 32 एटीपी देगा। लेकिन कैसे देगा, कैसे उसे कैलकुलेट करना है, इस क्लास में सीखेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, लेकिन आपके बहुत सारे बेसिक्स जो है, बहुत सारे जो कनेक्शन है, चाहे ग्लाइकोलिसिस से टीसीए साइकिल का हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हो, वो अपने आप स्टैब्लिश होता दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों दो इंफॉर्मेशन है। पहला, लक्ष्य बैच हमारा जो है ऑन हो चुका है। 4 अगस्त से उसकी क्लासेस हैं। क्लासेस जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड हो जाएंगी, लाइव भी आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन इस लक्ष्य बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, पूरी प्रॉपर इंटरेक्टिव क्लास होती है, यानी कि आपको हमेशा ऑफलाइन की फील आएगी यहाँ बैठकर, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को हैंड रेस करके या माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है वही हम ऑनलाइन भी डायरेक्टली हाइब्रिड मोड से आपके पास भेजते हैं। सेपरेट नहीं है कि ऑनलाइन में कुछ और करा दिया, ऑफलाइन में कुछ और करा दिया, सब में दोनों में कॉमन रहेगा। यही क्लास आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। आप उस रिकॉर्डेड फॉर्म को जो है कभी भी देख सकते हो। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपको बार बार डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार क्लास को पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, देख लिया है, दोबारा बिना डेटा के आप उसके नोट्स और उस क्लास का एक्सेस ले सकते हो। साथ साथ में आपको हर एक क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, प्रॉपर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको वीकली फुल टेस्ट और साथ साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाते हैं। साथ में डबल जो भी आपके डाउट सेशंस हैं वो डायरेक्टली फैकल्टी टैकल करती है। फैकल्टी का नंबर आपके पास होता है, डायरेक्टली आप फैकल्टी से कांटेक्ट करते हो, और साथ साथ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सबकी गाइडेंस जो है फैकल्टी आपको डायरेक्टली देती है। डायरेक्टली जैसे आप बैच को ज्वाइन करते हो, तीनों फैकल्टी के नंबर आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप अपने डाउट्स कभी भी फैकल्टी से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है। प्रोग्रेस ट्रैकर है आपका, प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो। साथ साथ में हम बीच बीच में आपके लिए स्पेशल सेशन भी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लाइक डाउट सेशन हो गया, आपस में केवल डिस्कशन सेशन हो गया, ताकि आपको जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स पर हम वर्कआउट कर सके, और एक फुल रोड मैप के साथ में, एक फुल टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपकी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो देर मत करिएगा, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए प्राइस की मैं बात करूं, केवल 8999 में 1 ईयर के लिए हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं ऑनलाइन का, और वही ऑनलाइन की फीस जो है वो 23,000 है। ठीक है ना, थोड़ी सी ऐसा ऑफलाइन में और ऑनलाइन में डिफरेंस है काफी ज्यादा। बट ऑफलाइन में फिर हमारा जो है इंडिविजुअल लेवल पर आप लोगों के साथ में डिस्कशन, आप लोगों का जो है पूरा ट्रैक करना वो हो जाता है, बस यही एक डिफरेंस है। अदरवाइज कोर्स हमारा लगभग लगभग दोनों सेम ही है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। बैच आप हमारी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डायरेक्टली जाके भी परचेज कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर, जो नीचे नंबर आपके स्क्रॉल हो रहे हैं, इन नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स को एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है। बाकी ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो आप ईएमआई पर भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। हमारा टाइटल है कि जब हम एक ग्लूकोज का फुल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो तब हमें फुल ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी कितनी मिलती है। एनर्जी कितनी मिलती है, यानी कि सिंपली हम लोग कहें कि हमारा कितने एटीपी बनते हैं, कहां कहां बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उसी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से केवल सुनते जाइएगा। अच्छा, इस क्लास की पीडीएफ जो है वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप ऐप पर जाकर बहुत सारे टेस्ट भी दे सकते हैं, वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं, वो भी आप दे सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। साथ साथ में मैं टेस्ट देने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने के बाद आपके कुछ मार्क्स आएंगे, आप अपने आप को एनालाइज करोगे, और सबसे अच्छी चीज क्या है, वहां पर हर एक क्वेश्चन की इन डेप्थ जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो कि आप फ्री में पूरा एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, तो लगभग हमारे 3 तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे सब्जेक्ट टेस्ट पड़े हुए हैं, वीक टेस्ट पड़े हुए हैं, जो सबके लिए एक्सेसिबल हैं।
साथ साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन है। अगर मान के चलिएगा लगभग हमारे 600 टू 700 क्वेश्चन वहां पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर दीजिए, उनकी एक्सप्लेनेशन देखिए, पढ़िए, ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, iOS के लिए भी और आपका जो है हमारा जो एंड्रॉइड है उसके लिए भी। नहीं तो आप वेबसाइट पर जाकर भी, वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उस पर भी क्लिक करके आप एक्सेस ले सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। चलिए अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो देखो, हमें जब एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, देखो ग्लूकोज का फुल ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी तो हम बोलते हैं फुल ऑक्सीडेशन। क्योंकि खाली ग्लाइकोलिसिस की अगर हम लोग बात करें तो वहां एसिड बनता है, वो एक पार्शियल ऑक्सीडेशन है। मैंने एक फ्लो चार्ट भी बना के बताया था आप लोगों को, वहां से भी आप लोग हेल्प ले लीजिएगा सारे बच्चे। लेकिन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, हमें दो टाइप की एनर्जी मिलती है, एक होती है हमें डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी मतलब एटीपी, यानी कि कुछ हमें एनर्जी ऐसी मिलेगी जो डायरेक्टली हमें एटीपी की फॉर्म में मिल रही होगी। इसके अलावा कुछ एनर्जी हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलती है, जिनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, यानी कि हमें जो एनर्जी मिलेगी यहां रिड्यूसिंग पावर में मिलेगी, जिसमें हमारा NADH हो गया और हमारा FADH2 हो गया, ठीक है ना। बाद में यही जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद हमें वहां पर इनसे एटीपी मिलता है, कैसे मिलता है उस पर भी पूरा डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही कनेक्टिंग चीज है, यानी कि ये जो लेक्चर रहेगा बच्चों आप लोगों को, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप कनेक्शन स्टैब्लिश भी कर रहे होंगे किस किस के बीच, ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच, और सब कुछ मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही आपको बताऊंगा। चलिए पहले इंडिविजुअल लेवल पर बात कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से बच्चों बात करता हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है तो मैं ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे की बात कर रहा हूं बच्चों, इसके अलावा हमारे और भी पाथवे हैं, ठीक है ना, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू यानी कि रेस्पिरेशन में जो मेन हमारे पाथवेज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले जाता है, ग्लूकोज पर सबसे पहले जाएगा ग्लाइकोलिसिस में और हमें देगा पायरुवेट, पायरुवेट देगा। पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल के यूज होने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है और हमारा ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है, और इस प्रोसेस में हमारा कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकला, यानी कि पूरा फुल ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, बस डिफरेंस क्या हुआ कि ये एसिड में कन्वर्ट हो गया हमारा, और ये हमारा एक एल्डिहाइड था। क्या था हमारा, ये एल्डिहाइड था। तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है बट डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। यहां पर अगर मैं बात करूं, आपके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हमारे, जहां पर एक एक स्टेप पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है हमारा, ठीक है ना, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और वहां पर क्या होगा हमारा ऑक्सीडेटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होगा और साथ साथ में हमारा जो है फास्फोराइलेशन भी होगा। उसी स्टेप पर हमें एक NAD प्लस जो है वो NADH में कन्वर्ट होता दिखाई देगा। अब चूंकि ये प्योर फेज में है और वहां से रिएक्शन हमारी डबल हो जाती है, क्योंकि स्प्लिटिंग उससे पहले हो चुकी होती है, तो अब आगे दो हमारे मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन के इस साइकिल को आगे चला रहे होते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो दो मॉलिक्यूल हमारे किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, वो आगे चलाते हैं। तो आगे इसके बाद जब हम पेओ फेज की बात करते हैं तो रिएक्शन हमारी डबल हो जाती है, इसलिए हमारे ये भी जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो दो बनेंगे, ठीक है। यानी कि हमें यहां पर जो नेट गेन हो गया वो हो गया हमारा 2 NADH का, ये तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग पावर में। और दूसरा मैं बात करूं, यहां पर हमारा दो स्टेप पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना। और जब हमें क्या मिलेगा, जब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है हमारा, देखो इस बात को ना ऐसे समझिएगा कि ओवरऑल गेन जो है हमारा, मैं डायरेक्टली क्योंकि एटीपी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी बच्चों में करा चुका हूं आप लोग, है ना, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। हम नेट की बात कर लेते हैं, यहां पर 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग जो है, जो हमारा प्रिपरेटरी फेज थी, यहां पर 2 एटीपी हम कंज्यूम कर चुके होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो ओवरऑल जो नेट गेन रहेगा यहां पर, वो नेट गेन हमारा हो जाता है 2 एटीपी का। यानी कि यहां ग्लाइकोलिसिस में हमें जो पावर मिली वो 2 NADH मिले और 2 ATP मिले एक साइकिल में ग्लाइकोलिसिस की।
और साथ साथ में हमें 2 पायरुविक एसिड मिले। ठीक है, अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? अब ये पायरुविक एसिड जो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट है तो उसके साइटोसोल में ही, और अगर यूकैरियोट है तो ये मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि 2 सिचुएशन हो जाएंगी। अगर प्रोकैरियोट है हमारा सिचुएशन या यूकैरियोट है हमारी सिचुएशन, तो प्रोकैरियोट में तो साइटोसोल में ही आगे ये प्रोसेस होगा, जबकि यूकैरियोट में ये कहां जाएगा? पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पर प्रोसेस सेम ही होगा हमारा। सेम कैसे होगा बच्चों, उसको समझना कि पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड, यहां पर पहला हमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मिलेगा, और पायरुविक एसिड जो है वो हमारा कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। यहां पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स पीडीएच। और इस प्रोसेस में भी हमें क्या मिलेगा? इस प्रोसेस में भी हमें एक NADH मिलेगा एक रिएक्शन में। चूंकि रिएक्शन हमारी 2 बार होगी तो इसलिए हम लोग नेट एनर्जी पर ही मेन बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ 2 NAD प्लस यूज हो जाएंगे और हमें 2 NADH मिल जाएगा। यानी कि यहां पर भी हमें नेट गेन हो गया किसका? 2 NADH का, 2 NADH। और 2 NADH हमारे कहां मिले थे हमें? 2 NADH हमारे मिले थे हमें ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है ना बच्चों, एकदम बिल्कुल छोटी सी क्लास है, तीनों चीज को कनेक्ट करूंगा। अब ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है ना, अब यहां पर एक CO2 भी निकलेगा, क्योंकि पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमें यही देखने को मिला। क्योंकि मैं ये सारी चीजें अलग से करा चुका हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों को याद होगा बच्चों, अभी जब हमारी क्लास हुई थी तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस भी अच्छे से कराया है, समझाया है। हालांकि उतना डिटेल में तो नहीं करा पाता जितना हम पेड क्लास में कराते हैं। ठीक है ना, मैं ग्लिम्स भी दिखा दूंगा इसकी, क्योंकि पेड क्लास में हम इवन सारी चीजों को कनेक्ट भी करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग कैंसर तक से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और ग्लाइकोलाइसिस के बहुत सारे ऐसे इनहिबिटर होते हैं जिनको एज ए एंटी कैंसर यूज किया जाता है, क्योंकि जो कैंसर सेल होती हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस का रेट जो है काफी हाई होता है, क्योंकि वो मेनली एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंड करती है। तो ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ जाता है, और वहां पर कुछ इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूट भी हमारे काम करते हैं। तो ये सब कनेक्शन को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। चाहे डायग्नोसिस की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें, हम लोग जो है ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रॉपर लिंकेज होता है। हम लोग पैट के थ्रू डायग्नोसिस भी कर सकते हैं इस तरीके के कुछ हमारे आइसोटोप्स को यूज करके। तो वो सब चीजें देखो मैं इंडिविजुअल लेवल पर ले आऊंगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, बट एक साथ उसको कवर कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग ट्राई करेंगे आगे की और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, एनीवे यहां बात करते हैं। अब ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कहां जाएगा? ये जाएगा हमारा TCA साइकिल में। तो अब यहां जरा आप इस बात को समझते हैं कि TCA साइकिल यहां अगर यूकैरियोटिक सिस्टम है तो ये सारा काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सिस्टम है तो ये सारे काम हमारे साइटोसोल में हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि इसके बाद आगे हमारी बातें जो है इस तरीके से चलेंगी। और जब हम TCA साइकिल में जाते हैं तो आपको पता है कि वहां पर भी हमें नेट गेन की अगर मैं बात करता हूं, वहां पर हमें डायरेक्टली 3 NADH मिलते हैं एक साइकिल में। इसको डबल कर देते हैं, यानी कि 6 NADH यहां मिल जाते हैं हमें। कहां कहां मिलते हैं आपको बता देता हूं। जब हमारा आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है, तब हमें TCA साइकिल का पहला और ओवरऑल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से होने वाला दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मिलता है, यानी कि CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक NADH वहां बनता है। फिर जब हमारा ये अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तब हमारा एक और यानी कि थर्ड लास्ट हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। केवल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लास्ट है, ऑक्सीडेशन आगे अकेला होगा। तो वहां पर भी हमें NADH मिलता है, 2 NADH मिल गए। इसके बाद जब हमारा सक्सिनाइल को जब हमारा आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी मिलता है। ठीक है ना, उस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर हमें डायरेक्टली ATP मिल जाता है। तो यहां हमें ATP का या GTP, हम लोग ATP के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, उसका गेन हो जाता है। फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा मैलेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट सॉरी हमारा फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट, सक्सिनेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, मैलेट ऑक्सोएसिटेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर भी 2 स्टेप पर हमें ऑक्सीडेशन मिलता है, जिसमें हमें क्या मिलेगा? एक स्टेप पर हमें जो है और एक FADH2 मिल जाएगा, और बाकी मैंने यहाँ सारे के सारे लिख दिए। यानी कि अगर मैं सिंपल सी समरी की बात करूं, यहाँ पर 3 हमें NADH मिलते हैं एक साइकिल में, तो 6 NADH मिल गए। एक हमें FADH2 मिलेगा, क्योंकि मैं 2 बार मिलेगा तो
देखो कैसे ये नंबर आए, तो एटीपी भी हमारे 2 ही हो जाएंगे यहाँ पर। कैसे ये नंबर आए, टीसीए साइकिल की क्लास मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, प्रीवियसली आप जाके ढूंढोगे आपको मिल जाएगी। कहां से आए उसको समझ लेते हैं। मैंने ये कहा कि यहाँ टीसीए साइकिल में ओवरऑल 4 स्टेप पर ऑक्सीडेशन होगा। 2 स्टेप पर हमारा वो डिकार्बोक्सिलेशन के साथ होगा और 2 स्टेप पर हमारा केवल ऑक्सीडेशन होगा। जिन 2 स्टेप पर वो डिकार्बोक्सिलेशन के साथ होगा वो मैंने स्टेप आपको बता दिए, वहां पर आपको डायरेक्टली एनएडीएच मिलेगा। और जहां पर हमारा केवल ऑक्सीडेशन होगा वहां पर एक स्टेप पर हमें FADH2 मिलेगा और एक स्टेप पर हमें NADH मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 3 NADH हमारे मिलते हैं एक साइकिल में और एक FADH2 मिलता है एक साइकिल में। चूंकि ये साइकिल 2 बार होगी, क्योंकि 2 है ना मॉलिक्यूल हमारे पास, 2 ही तो है पाइरुवेट, तो 2 हर चीज 2 बार होगी हमारी, तो हमने इनको डबल कर दिया। वहीं एक स्टेप पर हमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन भी मिलता है, जहां हमें डायरेक्टली एटीपी या जीटीपी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तब उस केस में हमारा हम लोग चूंकि साइकिल 2 बार होगी तो 2 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी को मान लेते हैं। तो ये टोटल एनर्जी हो गई हमारी क्या, जब हमारे पूरा का पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल CO2 की फॉर्म में डिकार्बोक्सिलेट होकर बाहर निकल गया। ठीक है, ये हो गई पूरी की पूरी इसकी हमारी एक बेसिक सी स्टोरी। मैं बहुत ही फास्ट कर रहा हूं, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ओके, समझ में आई बात बच्चों, क्लियर है ये बात। तो टोटल नेट एनर्जी की मैं बात करूं तो हम इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा साइटोसोल में हमें कितना एनर्जी मिला डायरेक्ट, क्योंकि साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस हुआ। ठीक है ना, अच्छा इसको ना 2 तरीके से कैलकुलेट और कंपेयर कर लेते हैं। बैक्टीरियल सिस्टम में, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है, हम चीजों को कैसे कनेक्ट करें, बैक्टीरियल सिस्टम में और यूकैरियोटिक सिस्टम में। यूकैरियोटिक सिस्टम में कैसे कनेक्ट करते हैं देखो इसको ना, क्योंकि यहां पर एनर्जी में भी डिफरेंस मिलेगा हमें। बैक्टीरियल सिस्टम में ग्लाइकोलिसिस, जहां जहां हमें एनर्जी मिली, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए और टीसीए साइकिल, ये तीनों हमें मिल जाती है साइटोसोल में। यानी कि सब कुछ कहां है हमारा, साइटोसोल में। सारी एनर्जी जो हमने भी कैलकुलेट की वो साइटोसोल में है, चाहे वो डायरेक्ट एनर्जी हो या इनडायरेक्ट एनर्जी हो, हमें डायरेक्ट एनर्जी बनानी है। यूकैरियोटिक सिस्टम में ग्लाइकोलिसिस हमारा ये हुआ साइटोसोल में, तो कुछ एनर्जी हमारी साइटोसोल में है। टीसीए साइकिल और पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्जन, ये दोनों हुए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये कहां हुए हमारे माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। ठीक है ना, चलो अब यहां पर अगर मैं बात करूं जो हमारे पास पावर है वो तो पावर बराबर ही है अभी तक। तो अगर हम उसको रिड्यूसिंग के रिस्पेक्ट में भी देखें, यानी कि यहां पर भी हमें क्या मिला बच्चों, ध्यान समझना इस चीज को। यहां पर भी पूरे ओवरऑल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, ग्लाइकोलिसिस में हमारा क्या था, डायरेक्ट 2 एटीपी थे, लिख लेते हैं। 2 NADH थे, लिख लेते हैं। यहां पर हमारा डायरेक्टली 2 NADH थे, NADH थे हमारे 2। और यहां पर हम लोग बात करें हमारे 6 NADH थे, 6 थे। FADH2 हमारे 2 थे और ATP हमारे डायरेक्टली 2 थे। ठीक है, ये टोटल एनर्जी थी हमारे पास में। अब इसमें से जो डायरेक्ट एनर्जी है उसको एक साइड कर दो, यानी कि एटीपी जो डायरेक्ट हमें मिले दोनों प्रोसेस में, वो हमारे हो गए 2 यहां और 2 वहां। 4 एटीपी हमें बिल्कुल डायरेक्ट मिले और बाकी हमें मिली रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर में हमें मिला NADH, NADH मिले हमें 6 यहां मिले, 2 यहां मिले और 2 वहां मिले, 10 NADH हमें मिले। और FADH2 हमें कितना मिला, FADH2 हमें मिला 2, ये हमें मिल गए बच्चों। ठीक है ना, ये सारी पावर है, डायरेक्ट पावर को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जो रिड्यूसिंग पावर है इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें भेजना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये कहां जाएंगी, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और बैक्टीरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी, तो कहीं से हमें कुछ भी इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है।
तो यानी कि डायरेक्टली हमारा जितना NADH एक एटीपी देगा, जितना FADH2 एक एटीपी देगा हमारा, वो डायरेक्टली हमारे एटीपी में मिल जाएंगे, सब कुछ साइटोसोल में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस में हमें एटीपी मिला, 2 एटीपी मिले और NADH मिले 2, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में सेम यही चीज मिली हमें। जब माइटोकॉन्ड्रिया हमने बात किया, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या मिला, 2 NADH यहां मिले और 6 NADH यहां मिले, दोनों साइकिल के काउंट करके बोल रहा हूं। तो 8 NADH मिल गए यहां पर हमें, डायरेक्ट मैट्रिक्स में मिल रहे हैं। और साथ साथ में हमें 2 FADH2 मिल जाएंगे और साथ साथ में हमें क्या मिल जाएगा, 2 ATP मिल जाएंगे। तो जो 2 ATP डायरेक्ट हैं उनको छोड़ दो, तो डायरेक्ट ATP कितने हो गए हमारे, डायरेक्ट एटीपी हो गए हमारे 4, 2 हमारे मैट्रिक्स के अंदर और 2 हमारे साइटोसोल में, ठीक है। लेकिन अगर मैं NADH की बात करूं, यहां ट्विस्ट है थोड़ा सा। तो जो NADH है बच्चों हमारा, उसमें से 2 NADH हमें साइटोसोल में मिले, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है 8 NADH कहां मिले, मैट्रिक्स में मिले, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिले। और मैट्रिक्स में हमें 2 FADH2 भी मिल गए मैट्रिक्स में, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस जो हमारी ये पावर है, इनडायरेक्ट पावर है, इसको हमें डायरेक्ट पावर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें इन NADH से इलेक्ट्रॉन को लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलवानी है। वही जाकर हमारा एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करेगा, अभी समझाऊंगा आगे। और उसी से जाकर फिर हमें बाद में क्या मिलेंगे, एटीपी मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जो हमारे 2 साइटोसोल में है, उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजने के लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है ना। इसका ना फिगर बना के दिखाता हूं यहां पर। तो मान लो जैसे मेरा ये पूरी सेल थी बच्चों, इसको आप कनेक्ट करिएगा। ये यूकैरियोटिक सेल बता रहा हूं मैं, कैसी सेल है हमारी, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इसमें हमारा कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुए, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारा, हमें यहां 2 एटीपी डायरेक्ट मिल गए, चलो यूज कर लिया उनको। हमें 2 NADH यहां मिले। अब ये 2, इसके अलावा हमें मैट्रिक्स में क्या मिला, 8 NADH मिल गए, 2 FADH2 मिल गए और 2 हमें ATP मिल गए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। अब यहां से हमें ये है हमारी रिड्यूसिंग पावर, ये हमारी जो मैं व्हाइट कलर से मार्क करूंगा बच्चों, ये हमारी रिड्यूसिंग पावर है। क्या है हमारी, ये रिड्यूसिंग पावर है। इनसे हमें डायरेक्ट एटीपी बनाना है। तो यहां एटीपी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनसे इलेक्ट्रॉन लूंगा और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें कि हमारे 4 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे और हमें वाटर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे इलेक्ट्रॉन से वाटर कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के साथ चलते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो आपको क्या दे देगा, वाटर दे देगा। लेकिन इसी बीच में यहाँ प्रोटॉन की पंपिंग होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर प्रोटॉन का लेवल बढ़ता जाएगा और हमें एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ दिखाई देगा मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बीच में, कुछ इस तरीके से। ये हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। अब यहां वो पावर है, जो इलेक्ट्रॉन से पावर ली गई, उसी पावर को यहां प्रोटॉन को पंप करने में यूज किया। और थर्मोडायनेमिक्स का ला है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी के हिसाब से अब वो पावर कहां है, जो कहीं ग्लूकोज से चली थी हमारी, अब उसमें से कुछ पावर इस प्रोटॉन पंप को, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने में चली गई। तो इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज करके ये प्रोटॉन वापस आएंगे यहाँ पर एक स्पेशल पार्टिकल से, उसको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, उसी के हिसाब से हमें ये एटीपी बनाकर देगा, ठीक है ना। एडीपी को ये एटीपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, मतलब जितना ज्यादा प्रोटॉन की पंपिंग हुई, उतना ही ज्यादा प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब जितना ज्यादा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, उतने ही ज्यादा हमें एटीपी मिलेंगे। लेकिन पहले हम क्या सोचते थे कि भाई हमारा लगभग लगभग 3 प्रोटॉन जब वापस जाते हैं तो वो एक एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी हमें देते हैं। बात बिल्कुल सही है। जब 3 प्रोटॉन यहां से जाएंगे, मैं इसको समझाऊंगा आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्लास में, अभी हम एटीपी कैलकुलेशन पर फोकस करते हैं।
जब ये जाएंगे इसके अंदर से तो लगभग 3 प्रोटॉन जब जाते हैं तो एक एडीपी का फास्फोराइलेशन होता है एटीपी में। अब उसके हिसाब से हमारा जब हम एक एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं तो एनएडीएच कॉम्प्लेक्स 1 में 4 प्रोटॉन की पंपिंग करता है, कॉम्प्लेक्स 3 में 4 प्रोटॉन की पंपिंग करता है और कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन की पंपिंग करता है, 2 प्रोटॉन की पंपिंग करता है। कॉम्प्लेक्स 2 किसी भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से एक एनएडीएच लगभग 10 प्रोटॉन की पंपिंग करेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें लगभग जो है हर एक एनएडीपीएच के इलेक्ट्रॉन से 3 से कुछ ज्यादा एटीपी मिलना चाहिए। लेकिन वो पूरा तब है जब सारे प्रोटॉन यहीं से वापस जाए। ऐसा नहीं होता, कुछ प्रोटॉन बिना इसके भी अंदर चले जाते हैं किसी दूसरे रास्ते से, हमारे पास ट्रांसपोर्टर है इसके लिए। कुछ प्रोटॉन हमारा यहाँ भी डिफ्यूज हो सकते हैं और कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ हमारे जो कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यहाँ परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, उनको बोलते हैं अनकपलर, जो इसको अनकपल कर देंगे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और एटीपी के सिंथेसिस को। लेकिन फिर भी हम मान के चले कि जब प्रोटॉन मोटिव की फोर्स की बात हो रही है तो हम मानते हैं कि कुछ प्रोटॉन हमारे डिफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जो एग्जैक्टली जाएंगे अंदर वो लगभग एक एनएडीएस से हमें 3.1 नहीं 2.5 एटीपी के इक्विवेलेंट एनर्जी बनवाकर देंगे। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, बड़ी क्लास है। ठीक है ना, कैसे हम लोग प्रोटीन मोटिव फोर्स को जो है कैलकुलेट करेंगे कि कितना वो हमें एटीपी देगा, वो अलग है। यहां हम एटीपी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो लगभग अगर हम इस प्रोसेस से जाते हैं तो यहां पर जो हमारा एनएडीएच है 8, हर एक एनएडीएच जो है हमारा, अब यहां थ्योरी के हिसाब से एनएडीएच जो है हमारा लॉजिकली एक एनएडीएच हमारा 2.5 एटीपी हमें दे देगा। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 8 एनएडीएच है वो तो डायरेक्टली चले गए, तो 8 से हमें 2.5 के हिसाब से लगभग हमें 20 एटीपी मिल गए। लेकिन ये एनएडीएच जो है अगर ये अंदर जाएगा तो यहां पर ये सटल सिस्टम को यूज करता है, क्योंकि यहां तो एनर्जी दे ही नहीं पाएगा। ये क्या यूज करेगा, हमारा सटल सिस्टम को यूज करेगा। अब ये सटल सिस्टम दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट सटल सिस्टम, एक होगा मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। एक सटल सिस्टम अंदर जाने के लिए इससे किराया वसूलेगा और एक बिना किसी किराए के इसको भेज देगा। तो जो हमारा मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम है उसमें एनएडीएच यहां बाहर अपने इलेक्ट्रॉन देगा एक मॉलिक्यूल को, वो मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा क्योंकि एनएडीएच परमेबल नहीं है, एनएडीएच अंदर नहीं जा सकता, इसलिए सटल सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, वो उसको अंदर नहीं भेजेगा, वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बराबर एनर्जी अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे देगा। तो जो हमारा मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम है वो क्या करता है, वो यहाँ एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अंदर एनएडी प्लस को दे देगा। तो अंदर हमारा बाहर 2 एनएडीएच कंज्यूम होंगे साइटोसोल में और मैट्रिक्स में 2 एनएडीएच बन जाएंगे, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसकी वजह से हमारा यहाँ टोटल हम मानेंगे कि यहाँ हमारे 10 एनएडीएच हो जाएंगे टोटल मैट्रिक्स में। लेकिन अगर सटल सिस्टम ग्लिसरॉल 3 फास्फेट को यूज किया गया तो वो एक साइड से इलेक्ट्रॉन लेगा एनएडीएच से और अंदर इलेक्ट्रॉन दे देगा एफएडीएच को। तब सटल सिस्टम के बेसिस पर हम एटीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा अगर मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम यूज होता है या हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट सटल सिस्टम यूज होता है, तब उस केस में मैट्रिक्स के अंदर नेट जो हमारी रिड्यूसिंग पावर होगी, इस केस में मैट्रिक्स में जो हमारी नेट पावर होगी तो हमारे होंगे 10 NaDH, 2 FADH2 और 2 हमारे डायरेक्टली एटीपी। ठीक है ना, इससे अगर मैं एटीपी बनाऊं तो लगभग बनेंगे हमारे 25 एटीपी। यहां बनाए तो हम हमारे बनेंगे 3 एटीपी और 2 एटीपी ये हो गए हमारे, टोटल एटीपी हो गए हमारे 30 एटीपी यहां हो गए, प्लस 2 एटीपी हमारे साइटोसोल में भी बन चुके हैं। तो टोटल हमारा जो एटीपी बना वो 32 एटीपी बना। लेकिन अगर हम इस वाले सटल सिस्टम को यूज करते हैं बच्चों, इसमें जो 2 NaDH बाहर से आएंगे वो FADH2 में कन्वर्ट होंगे, तो अंदर केवल और केवल 8 NaDH मिलेंगे हमें और FADH2 4 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे हमारे FADH2 और 2 एटीपी हमारे अंदर बने ही थे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। तो ये हो गए 20 एटीपी, ये हो गए हमारे 6 एटीपी और ये हो गए 2, तो ये हो गए टोटल हमारे 28 एटीपी यहां मैट्रिक्स में और 2 एटीपी हमारे साइटोसोल में थे। कहां थे हमारे 2 एटीपी, साइटोसोल में थे बच्चों। तो टोटल मिलाकर हमें जो एटीपी मिला वो 30 एटीपी मिला। ठीक है, किससे, सटल सिस्टम भी 2 एटीपी का डिफरेंस ला दे रहा है। ये केवल यूकैरियोटिक सिस्टम में है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में तो सटल सिस्टम का कंसेप्ट ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जब सब कुछ है ही नहीं, सारा काम हमारा यही हो रहा है,
तो टोटल हमें 32 एटीपी ही मिलेंगे। आप कैलकुलेट करिएगा, आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इस तरीके के सेशन मैं आपके लिए और भी लाता रहूंगा जो आपकी कनेक्टिविटी बनाए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करे, ठीक है ना। बस अब यही है कि जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक साल में इतना तुम्हें तैयार, 6 महीने में तुम्हारा एग्जाम पूरा तैयार कर देंगे, ठीक है ना। अच्छे से तुम एग्जाम देना, क्वालिफाइड करना, और साथ साथ में अगले 6 महीने में के लिए भी कोर्स रहेगा। आपकी नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी, आप इंटरव्यू में भी क्रैक करोगे, और बाकी फैकल्टी है ही हर चीज में आपको सपोर्ट करने के लिए। देर मत करिएगा, सारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। और कोई डाउट आता है कमेंट में जरूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।